हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं परीक्षा वाणी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर वन लाइनर की फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो परीक्षा वाणी का वैसे तो ये अध्याय 2 रहेगा, लेकिन हमारी सीरीज के हिसाब से हम इसे अध्याय 1 मान के चलेंगे, क्योंकि परीक्षा वाणी में जो पहला अध्याय है वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर अध्याय 2 से शुरू कर रहे हैं और हम इसको अध्याय 1 की तरह यहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करने वाले हैं। तो उत्तराखंड के बारे में सारी जानकारी हम यहाँ पे अध्याय 2 से ले लेंगे, जिसको हम अध्याय 1 मानकर चल रहे हैं, और इसी क्रम में आपको पूरे 22 यहाँ पर अध्याय मिलने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न था यहाँ पर उत्तराखंड का राज्य पक्षी था। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो उसका नाम है मोनाल, और मोनाल का वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है उसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मोनाल है उसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है, और इसको हिमालयी मोनाल या फिर डॉफे के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। हिमालयी मोनाल भी इसको जाना जाता है, डाफे के नाम से भी जाना जाता है, और हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक ये पक्षी है। और उत्तराखंड का राज्य पुष्प के बारे में भी पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्म कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोसुरिया अवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये हिमालयी क्षेत्रों पे पाया जाता है, उच्च हिमालय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो ये जो हाइट में पाया जाता है ये 3500 से 4500 मीटर या फिर 5000 मीटर तक की हाइट पर यह पाया जाने वाला एक बारहमासी पौधा है, और इसका धार्मिक और औषधीय महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यहाँ पर कस्तूरी मृग के संरक्षण का काम किया जाता है। मोनाल के बारे में जैसे आप लोगों ने जाना कि मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस है। तो साथ ही साथ यहाँ पर इसके आहार के बारे में भी पूछा जाता है कि इसका मुख्य आहार क्या है, तो वो भी हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जड़ें और कंदमूल ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाता है। तो इसकी मजबूत चोंच होती है और मजबूत इसके पंजे होते हैं। तो ज़मीनों को खोद कर ये जड़ों और कंदों को निकालते हैं, जिनमें आलू भी शामिल है। तो आलू की खेती को काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाता है, और आलू इसका फेवरेट फूड भी है, यानी कि आहार भी है। और विशेषकर पतझड़ के मौसम में यह सड़ी पत्तियों के नीचे कीड़े और इल्लियों को भी खाते हैं, और झाड़ियों और घास की कोपलें और पत्तियाँ भी इनके आहार का एक हिस्सा है। और ये विभिन्न प्रकार के बलूत के फल और अन्य बीज तथा बेरी भी खाते हैं। ये इनका मुख्य आहार है। तो उत्तराखंड में एक कांचुला खर्ग यहाँ पर कस्तूरी मृग अभयारण्य है, इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो इससे भी कई प्रश्न बनते हैं। तो उत्तराखंड में कांचुल जो खर्ग है एक कस्तूरी मृग अभयारण्य है और प्रजनन केंद्र है। तो यहाँ पर जो लुप्तप्राय कस्तूरी मृग है तो उसके संरक्षण का काम किया जाता है। उनकी आबादी बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था कांचुला खर्ग को। तो ये किस जिले में है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो कांचुला खर्ग जो है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, इसकी जो स्थापना होती है 1982 में होती है। यूनेस्को की मदद से इसकी स्थापना होती है कांचुला खर्ग की, और 1982 में। और यहाँ पर जो जानकारी है अभयारण्य की स्थापना 1971 में भी कहीं कहीं जानकारी दी गई है, लेकिन आपको 1982 याद रखना है। और प्रजनन केंद्र की जो यहाँ पे स्थापना हुई थी 1981-82 के दौर में हुई थी। और किस ज़िले में कांचुला खर्ग है, तो कांचुला जो खर्ग है चमोली ज़िले में है। चमोली ज़िले में ये चोपता के पास स्थित है। हालांकि रुद्रप्रयाग जिले में चोपता क्षेत्र के तहत भी ये आता है, और पूरे केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का ये हिस्सा है। कौन? कांचुला खर्ग, जो चमोली ज़िले में 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी उत्तराखंड का राज्य पुष्प आप लोगों को पता है ब्रह्म कमल है। वैज्ञानिक नाम सोसुरिया वेलेटा है। 3500 से 4500 मीटर या फिर 5000 मीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रजातियों के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ, ये कई बार प्रश्न बन चुके हैं, लेकिन आपको पहले से बता दूँ, भारत में ब्रह्म कमल की जो कुल प्रजातियाँ हैं तो 61 इसकी प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जिनमें 58 प्रजातियां जो है अकेली हिमालयी इलाकों में पाई जाती है। और बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां, और पूरे विश्व में अगर पूछा जाता है तो पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में पूछा जाएगा तो 61 प्रजाति है, उत्तराखंड में पूछा जाएगा तो 24 प्रजातियाँ ब्रह्म कमल की है। और अगर इसका यहाँ पे कुल पूछा जाएगा कि ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, तो एस्टेरेसी कुल का ये पौधा है।
उसके बाद उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है, तो बुरांस से भी प्रश्न बनते हैं। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है बुरांस का, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी फूल लगने का जो समय, इसमें बसंत ऋतु में इसमें फूल खिलते हैं। अधिकतर देखा गया है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह यानी कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक के माह तक इसमें फूल खिले रहते हैं। लेकिन जो अभी यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी बदौलत अभी यहाँ पर जो इसके खिलने का समय दिसंबर से शुरू हो जाता है और मार्च अप्रैल तक चलते हैं। और जो इसके फूलों का रंग है चटक लाल होता है। लेकिन जैसे जैसे हाइट यानी कि ऊंचाई बढ़ती है, 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जो यहाँ पर बुरांस के फूलों का जो कलर होता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसके वैज्ञानिक नाम है इस वृक्ष का, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में ज़िलों के बारे में अगर पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड राज्य में कुल 13 ज़िले और 13 ज़िले हैं। तो यहाँ पर 2 मंडल हैं, कुमाऊँ मंडल और गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊँ मंडल जो है इसमें आपके 6 ज़िले आ जाते हैं और गढ़वाल मंडल जो आपका है इसमें आपके 7 ज़िले आ जाते हैं। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में, कुमाऊँ मंडल का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल मंडल जो है इसमें 7 ज़िले आएंगे। 7 ज़िले कौन कौन से आएंगे आपके? चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। इसमें गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले आते हैं। और कुमाऊँ मंडल में अगर 6 ज़िलों के बारे में बात करूँ, तो कुमाऊँ मंडल में 6 ज़िले आते हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर कुमाऊँ मंडल में आने वाले 6 ज़िले हैं। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड पड़ा था 1 जनवरी 2007 को। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा। तो ये 1 जनवरी 2007 को पड़ा। और गठन कब हुआ था उत्तरांचल का? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ था और नाम चेंज हुआ था उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 को। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। बाकी उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं और टोटल विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो है 15 सीटें। तो एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें और बाकी जो 13 सीटें वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यानी कि एससी के लिए 13 सीटें। बाकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसटी के लिए। तो एसटी के लिए जो 2 सीटें आरक्षित है उसमें एक चकराता जो आपके देहरादून जिले में आ जाता है और दूसरी आपकी नानाकमत्ता जो आपके उधम सिंह नगर जिले में आ जाता है। और भारत में वर्तमान 6 राज्य ऐसे जहाँ द्विसदनीय विधायिका यानी कि 2 संसद वाली विधानमंडल है। तो इन राज्यों में एक विधानसभा होती है जो निचला सदन होता है और एक विधान परिषद होता है जो उच्च सदन होता है। तो भारत में कुल ऐसे कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है यानी कि जहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से? एक आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, एक आपका बिहार आएगा, एक आपका कर्नाटक आएगा, एक आपका महाराष्ट्र है और एक आपका तेलंगाना और एक आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इनको याद करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखो, उत्तर प्रदेश के नज़दीक बिहार आपको याद रखना है और आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी आपको याद रखना है। और साउथ में कर्नाटक यानी कि कर्नाटक बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा फेमस है IT के लिए, तो वहाँ से आपको कर्नाटक याद रखना है। और बाकी जो मूवी है वो कहाँ बनती है ज़्यादा? महाराष्ट्र में। तो आप लोग इस प्रकार 6 यहाँ पे जो द्विसदनीय ये आपके राज्य हैं इनके बारे में आप लोग अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 6 यहाँ पे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय यहाँ पर विधायिका है, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर भी पहले द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के बाद 2019 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक है। और उत्तराखंड में अगर एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है तो उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। एक ग्राम सभा की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 3(a) के अनुसार राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक ग्राम या ग्राम समूह के लिए एक ग्राम सभा की स्थापना करेगी जिसका नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार की आधिकारिक तौर पर यह तय करती है कि कौन से गाँवों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जाएगी और उसका नाम क्या होगा। ये काम कौन करता है? राज्य सरकार। तो उत्तराखंड राज्य में 2025 तक 11 नगर निगम है। ये इन्फॉर्मेशन आपको अपडेटेड जो मिल रही है जुलाई 2025 की मिल रही है। बाकी उत्तराखंड में 11 नगर निगम है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले यहाँ पे 9 नगर निगम थे, अब 11 नगर निगम यहाँ पर है। उत्तराखंड की जो शहरी विकास विभाग की वेबसाइट है उसके अनुसार 11 नगर निगम यहाँ पर है। और राज्य में कुल 107 शहरी स्थानीय निकाय यानी कि ULB जो उत्तराखंड राज्य में 107 शहरी स्थायी निकाय है जिसमें
11 नगर निगम है, 45 नगर पालिका परिषद है और 51 नगर पंचायतें। तो ये जानकारी फिर से आपको बोल रहा हूँ अपडेटेड है जुलाई 2025 तक की। बाकी आप लोग जब ये वीडियो देखोगे तो उस वक्त कितना है तो आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हो। बाकी जो 11 नगर निगम है और 45 नगर पालिका परिषद है और 51 नगर पंचायत है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग नेट से ले सकते हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 11 नगर निगम के बारे में। तो 11 नगर निगम जो है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार, श्रीनगर, ऋषिकेश, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो ये 11 नगर निगम है, ठीक है। और उत्तराखंड में किसी नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको महापौर कहते हैं या फिर मेयर उसको कहते हैं। महापौर या फिर मेयर नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। महापौर नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख होता है यानी कि जनता के द्वारा ये चुना जाता है और शहर का प्रथम नागरिक होता है। तो शहर का अगर प्रथम नागरिक पूछा जाएगा तो महापौर होगा यानी कि मेयर होगा। और नगर निगम का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो नगर आयुक्त होता है। तो म्यूनसिपल कमिश्नर जिसको कहते हैं। नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त होता है और जो नगर आयुक्त होता है इसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये अक्सर एक आईएएस अधिकारी होता है। तो महापौर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है और शहर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो नगर आयुक्त है दिन प्रतिदिन की प्रशासन और नीतियों की कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो उत्तराखंड उन राज्यों में से एक है जहाँ महापौर का जो चुनाव है सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। और उत्तराखंड राज्य की जो स्थायी राजधानी के स्थान चयन के लिए राज्य सरकार के द्वारा दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कौन से आयोग का गठन किया गया था। दीक्षित आयोग का गठन किया गया था जब स्थायी राजधानी के चयन के लिए। और 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था 2020 में। देखो उत्तराखंड वो राज्य है जिसकी 2 राजधानी है, एक शीतकालीन राजधानी है जो देहरादून है और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। तो 2020 में देखो जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण बनी है। और स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थायी राजधानी के चयन के साथ यहाँ पे दीक्षित जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। उस आयोग के क्या थे अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो दीक्षित आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित जी उस आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस आयोग का जो गठन था उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगस्त 2008 में किया गया था और इसका जो उद्देश्य था राज्य की राजधानी के लिए एक उपयुक्त स्थान का निवारण करना था। आयोग ने विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के बाद अपनी 80 पन्नों की रिपोर्ट 17 अगस्त 2008 को सरकार को सौंपी थी। किसने, दीक्षित आयोग ने। बाकी उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सरकारी सेवाओं में 30% का 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है सरकारी सेवाओं में, तो 30% का है। और यह आरक्षण उन सभी महिलाओं पर लागू होता है जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास यानी कि जिनके पास डोमिसाइल है, भले ही वो राज्य से बाहर कहीं भी निवास कर रही हो, अगर उनके पास डोमिसाइल है तो उनको 30% सरकारी सेवाओं में 36 आरक्षण मिलता है। यह उत्तराखंड लोक सेवा अधिनियम 2022 के तहत दिया गया है जिसे 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सरकार ने सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के शीर्ष पदों पर 33% आरक्षण देने का भी फैसला किया है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट अगर पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में, और इसका जो गठन होता है 9 नवंबर 2000 को होता है जब उत्तरांचल राज्य का यहाँ पे उत्तरांचल राज्य बनता है। जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल राज्य का निर्माण होता है तो उसी वक्त उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित हो जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जो अध्यक्ष है यानी कि मुख्य न्यायाधीश है और उसके सहित न्यायाधीशों की जो स्वीकृत कुल संख्या वो 11 होती है। इसमें 9 स्थायी न्यायाधीश हैं और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। और हालांकि यह ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीशों की जो वास्तविक संख्या समय समय पर रिक्तियों या फिर नियुक्तियों के कारण बदलती रहती है। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, और ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी है। ये तब के जब अंतरिम सरकार थी और जब निर्वाचित सरकार आती है तो उस वक्त उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी बनते हैं, यानी कि निर्वाचित सरकार, यानी कि जब चुनाव होता है चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री चुना जाता है तो उस वक्त कौन से थे, नारायण दत्त तिवारी जी। और अंतरिम सरकार जब हमारा राज्य बना था तो उस वक्त जो अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें नित्यानंद स्वामी हमारे पहले मुख्यमंत्री बने थे। और इनका जो कार्यकाल था 29 अक्टूबर 2001 तक रहा और भारतीय जनता पार्टी से ये संबंधित है। और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की जो सीमा के संबंध में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पूरे देश में पंचायती राज में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और यह आरक्षण सीटों के साथ साथ अध्यक्ष के पदों पर भी लागू होता है। हालांकि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 का उल्लेख विशेष रूप से किसी केंद्रीय अधिनियम के रूप में नहीं है जिसने पूरे देश में महिलाओं के आरक्षण की सीमा बदल दी है, बल्कि यह राज्यों द्वारा अपने संबंधित
पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधनों को संदर्भित करता है। देखो पूरे देश में अगर यहाँ पे आरक्षण के बारे में पूछा जाएगा महिलाओं के लिए तो वो 33% था, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम हुए थे तो उसके मुताबिक महिलाओं के लिए आरक्षण 50% तक बढ़ा दिए गए थे। और राष्ट्रीय स्तर पर 73वें संविधान संशोधन के अनुसार न्यूनतम 33% आरक्षण है और उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम के तहत 50% का आरक्षण महिलाओं को है। ठीक है, मोनाल पक्षी के बारे में आप लोगों ने सब कुछ जान लिया। मोनाल पक्षी हिमालय का मोनाल के नाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजिनस है। बाकी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है 2000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। और फीट में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि फीट में भी यहाँ पे प्रश्न बन चुका है कि कितने फीट तक की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। तो 6500 फीट से लेकर 15000 फीट तक की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की रहने वाली है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी आप लोगों को पता चल चुके हैं। और उत्तराखंड में जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, तो ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और इसे भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इसी ब्रह्म कमल से जल चढ़ाकर भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था, इसलिए इसे जीवन देने वाला फूल भी कहा जाता है। 2011 में उत्तराखंड राज्य में जो एक महत्वपूर्ण और नया विभाग बना था वो बना था भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। तो ये जो विभाग बना था तो भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा ये 2011 में उत्तराखंड में बना था। और इसके अतिरिक्त इसी वर्ष उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 भी लागू किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा की अगर पहली उपाध्यक्ष पूछी जाएगी तो उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी विजया बर्तवाल। और अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड की निर्वाचित विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी, तो उत्तराखंड की जो निर्वाचित विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी वो अनुसुईया प्रसाद मैकरी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विजय बर्तवाल अंतरिम सरकार की उपाध्यक्ष थी विधानसभा की, और अनुसुईया प्रसाद मैकरी ये जो निर्वाचित विधानसभा की सरकार थी उसमें उपाध्यक्ष थी। ये पहली निर्वाचित सरकार की उपाध्यक्ष थी और ये अंतरिम सरकार की पहली उपाध्यक्ष थी। उत्तराखंड ने संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा के रूप में 19 जनवरी 2010 को यहाँ पे शामिल किया था। उत्तराखंड की जो पहली भाषा है वो हिंदी और दूसरी राज्य भाषा वो संस्कृत है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे ब्लॉक है जो काफ़ी मुख्य है और ये कई बार पूछे जाते हैं। तो हवाला बाग के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि हवाला बाग जो ये ब्लॉक है ये उत्तराखंड के किस राज्य में, तो हवाला बाग आपके अल्मोड़ा जिले में, और इसी प्रकार डुंडा आपके उत्तरकाशी जिले में, ओखलाकांडा आपका नैनीताल जिले में आता है, और खानापुर जो आपका विकासखंड है ये आपके हरिद्वार में आता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी पूछा जाता है, तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो चमोली गढ़वाल है, और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो इसका जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो चंपावत है। चंपावत का जो क्षेत्रफल है किन्हीं किताबों पर 1766 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है और किन्हीं किताबों पर 1781 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन आपको प्रेफरेंस रखनी 1766 वर्ग किलोमीटर की। अब मैं आपको घटते क्रम में भी यहाँ पे उत्तराखंड के जनपदों का क्षेत्रफल बता देता हूँ। तो देखो चमोली सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरा उत्तराखंड का वर्ग यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का पूरा क्षेत्रफल है, जिसमें अभी 13 जिले जो हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में हम जान रहे हैं। तो चमोली का जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर है। पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है कहीं बार यहाँ पे 7090 बताया जाता है, कहीं पर 7100 बताया जाता है और कहीं पर 7110 यहाँ पे बताया जाता है। तो ये भी अलग अलग सोर्सों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो पिथौरागढ़ 7100 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्रफल है तो 5329 है, 5329 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल का 4251 है यानी कि 4251 वर्ग किलोमीटर। टिहरी गढ़वाल का 3642 वर्ग किलोमीटर है। अल्मोड़ा का 3134 वर्ग किलोमीटर है। देहरादून का 3088 वर्ग किलोमीटर है। तो उसके बाद उधम सिंह नगर का जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है 2542 वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार का 2360 वर्ग किलोमीटर है। बागेश्वर का 2246 वर्ग किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग का 1984 वर्ग किलोमीटर है। चंपावत का 1766 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य में कुल जो 5 लोकसभा सीट है उनमें एक लोकसभा जो सीट है वो सुरक्षित रखी गई है। किसके लिए, वो अल्मोड़ा वाली, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा सीटों में 5 यहाँ पे लोकसभा सीटें जिसमें अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है वो सुरक्षित है। तो उत्तराखंड अभी जो चुनाव हुए थे यहाँ पे आपके लोकसभा के, तो उसमें अल्मोड़ा जो लोकसभा सीट है वहाँ से अजय टम्टा जीते थे और ये सारे बीजेपी वाले थे, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर ये जीते हुए उम्मीदवार थे। और गढ़वाल यानी कि टिहरी गढ़वाल जो लोकसभा सीट थी वहाँ से टिहरी गढ़वाल नहीं, पौड़ी गढ़वाल वाली जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अनिल बलूनी जी जीते, और टिहरी गढ़वाल वाली जो लोकसभा सीट थी वहाँ से विजय माला राज्य लक्ष्मी जीती थी। और नैनीताल उधम सिंह नगर वाली जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अजय भट्ट जी जीते, और हरिद्वार लोकसभा सीट वाली जो सीट थी वहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीते। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो
अल्मोड़ा अजय टम्टा जी जीते थे, और आपके हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जीते थे, और नैनीताल से अजय भट्ट जी जीते थे। और उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से अल्मोड़ा लोकसभा सीट एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित रखी गई है। और उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है, ये सभी को पता हो चुका होगा। ये अभी फिर से दोबारा यहाँ पर आ चुका है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन उत्तराखंड में जो आरक्षण मिलता है 50% का मिलता है। बाकी उत्तराखंड राज्य सेवा में एससी एसटी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण के बारे में बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट को आरक्षण जो मिलता है वो 19% मिलता है, एसटी के लिए 4% मिलता है, ओबीसी को 14% मिलता है। बाकी इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में कई श्रेणियों के लिए भी 36 आरक्षण भी लागू है। तो महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है वो 36 आरक्षण जो मिलता है 30% का मिलता है, पूर्व सैनिकों को 5% मिलता है, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का मिलता है, दिव्यांगजन को 3%, अनाथ अभ्यर्थियों को 5%, कुशल खिलाड़ियों को 4% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर ये 3 जो ज़िले बने थे ये 16 सितंबर 1997 को सृजित किए गए थे। और कहीं कहीं पर चंपावत को बताया गया कि 18 सितंबर 1997 को ये बना था, लेकिन अधिकतर किताबों पर 16 सितंबर 1997 ये जानकारी दी गई है। तो ये तीनों ज़िले 16 सितंबर 1997 को बने थे। और 3 ज़िले उत्तराखंड के विभिन्न पुराने ज़िलों से अलग करके बनाए गए थे। तो जो आपका रुद्रप्रयाग था ये आपका टिहरी, आपका पौड़ी और चमोली ज़िले के कुछ भागों से अलग होकर बना था। चंपावत आपका अल्मोड़ा से अलग होकर बना था, और बागेश्वर भी आपका, चंपावत आपका पिथौरागढ़ से अलग होकर बना था, बागेश्वर आपका अल्मोड़ा से अलग होकर बना था। और पौड़ी गढ़वाल वो ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक गाँव है। पौड़ी गढ़वाल की ज़िले की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार 3447 यहाँ पर गाँव है। और गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में, और गढ़वाल मंडल की जो स्थापना होती है वो 1969 में होती है। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था ब्रिटिश शासनकाल में लागू हुई थी। यह जो व्यवस्था थी 1874 से प्रभावी हो चुकी थी। हालांकि कुछ स्रोतों में इसके गठन का वर्ष 1861 भी बताया गया, लेकिन एक आपको प्रेफरेंस रखनी है 1874 की, ठीक है। बाकी उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली जिला सबसे बड़ा है, उसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता है। उत्तराखंड की जो अभी 5वीं विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में, तो अभी 8 महिलाएं विधानसभा चुनाव जीत के आ रही है। और उत्तराखंड की जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी तो अभी मतलब है रितु खंडूरी जी है, जो मार्च 2022 में निर्विरोध चुनी गई थी। तो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूरी जी। और अगर पूछा जाएगा उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विजय बर्तवाल जी, जो अंतरिम सरकार में बनी थी। और अगर पूछा जाएगा निर्वाचित सरकार में कौन सी थी, वो अनुसुईया जी थी, ठीक है। और उत्तराखंड विधानसभा के पहले जो अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, ये अंतरिम सरकार में थे, 2000 से 2000 तक अंतरिम सत्र के अध्यक्ष थे। और उत्तराखंड विधानसभा के पहले निर्वाचित जो अध्यक्ष थे वो यशपाल आर्य जी थे। तो प्रकाश पंत जी अंतरिम सत्र के अध्यक्ष थे, और यशपाल आर्य जी जब वो चुनाव हो गए थे तो निर्वाचित अध्यक्ष के ये विधानसभा अध्यक्ष थे। बाकी उत्तराखंड में जो 5वें विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, इसके जो परिणाम थे, भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, और अन्य दल को 4 सीटें मिली थी। तो कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटें अभी उत्तराखंड में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अच्छे से ले ली है।